नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं हमारा वीकली डिफेंस राउंडअप रखवाले। कैप्टन अंशुमान 26 पंजाब में रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर थे। 2023 में उनके यूनिट सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात थी। 19 जुलाई 2023 को ग्लेशियर में सेना के एक भंडार में आग लगी। शॉर्ट सर्किट से शुरू हुई इस आग ने पहले फाइबर ग्लास से बने एक हट को अपनी जद में लिया। कैप्टन अंशुमान ने हट में फंसे 5 सैनिकों को सुरक्षित निकाला। इसके बाद आग एक मेडिकल इन्वेस्टिगेशन रूम की तरफ जा रही थी, फैल रही थी। कैप्टन अंशुमान एक बार फिर जलते हुए हट में घुसे ताकि कुछ जीवन रक्षक दवाओं को बाहर ला सकें, लेकिन इस बार वो बाहर नहीं आ पाए और उनके प्राण चले गए। 22 जुलाई 2024 को यूपी के देवरिया में सैनिक सम्मान के साथ कैप्टन अंशुमान का अंतिम संस्कार हुआ और 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया, जो कि शांति के समय साहस के लिए मिलने वाला दूसरा सबसे बड़ा वीरता पदक है। 5 जुलाई 2024 को यह पदक कैप्टन के नेक्स्ट ऑफ किन यानी स्मृति और कैप्टन की माता को सौंप दिया गया। नेक्स्ट ऑफ किन यानी स्मृति जो है उनकी पत्नी है। एक हफ्ते के भीतर विवाद खड़ा हो गया कि कैप्टन अंशुमान के परिजनों को मिलने वाला सम्मान, आर्थिक सहायता एवं पेंशन आदि कौन रख सकता है, कैप्टन के माता पिता या पत्नी। कैप्टन अंशुमान के माता पिता ने आरोप लगाया कि उनके बेटे की मौत के बाद उन्हें कुछ नहीं मिला। स्मृति अपने मायके चली गई और अपने साथ कीर्ति चक्र, फोटो एल्बम, कपड़े और अंशुमान से जुड़ी कुछ यादें भी ले गई। आप सुन लीजिए। 2 तारीख को सडन उन्होंने कहा, 2 को उनकी थी कि हम अगले दिन, उनकी माता ने कहा कि हम जाएंगे, वहां भी कुछ हमने धार्मिक प्रयोजन रखे हैं। हमने 2 अगस्त, अच्छा 2 अगस्त 2 अगस्त को थी और 13 को ये हुआ। पूरे रस्मों रिवाज के साथ हमारी 13 मनाई गई। जो अगला दिन होता है भोज का, जिसको आप कहते हैं मतलब कच्चा खाना, भात खाना, आप तो उस दिन वो भी चल रहा था। और गंगा किनारे या सरजू किनारे जहां भी लोग जाते हैं, तो सरजू हमारे यहाँ है, वहां किनारे हमने उनका अंतिम संस्कार किया था। तो कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं कि जो पत्नी के जो कड़े होते हैं या कपड़े होते हैं वहां जाके प्रवाहित किए जाते हैं। तो हमने कहा बेटा वो आज के दिन एक दिन रुक जाओ, करके जाते हैं। तो भी कहा नहीं अप्पा जरूरी है। तो हमने पंडित को बुला के और पूरे रस्मों रिवाज के साथ वो सारे चीज पूरे कराए। और वो 3 तारीख को जब हमारे यहाँ भी खाना पीना चल रहा था, तभी वो यूपी सरकार की गाड़ी थी और वो लेकर के माननीय योगी जी का बहुत सहयोग रहा। तो वो गाड़ी यहाँ आई थी लेकर के, ट्रांसपोर्ट की रोडवेज की गाड़ी थी, लेके आई लखनऊ। और वो सुबह 4 तारीख को गई। जाते समय वो क्या उनके मन में था, उनकी माताजी के मन में था, नोएडा में जिस फ्लैट में रहती थी उस फ्लैट में चाबी जब बंदा ला करके दिया तो उन्होंने पूछा और क्या सीन है। और उसके बाद वो 4 घंटे रही, अपना सारा पैकिंग किया। जहां जहां मेरे बच्चे की कोई भी अवशेष था, चाहे उसके कपड़े हों, उसके जूते हों, उसके टाई हों, सब उन्होंने एक झोले में पैक किया। जो हमें 13 अगस्त को पता चला जब मेरी बेटी वहां पे पहुंची, जब उसने फोटो भेजा कि डैडी ये देखिए, तब मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने फिर भी सोचा कि कोई बात नहीं। तो वो ये कहते रहे कि अभी थोड़ा इनस्टेबल है और थोड़ी सी उसको टाइम चाहिए स्टेबल होने के लिए। दुखिया मैं भी हमेशा बातचीत करने की कोशिश करता था और कभी कभार बातचीत करता था। मैडम हमेशा टच में थी, फोन करती थी, मैसेज करती थी। दुख इस बात की है कि एक बार बोलती कि माँ बाप एक बार पकड़ के हाथ में देख लें, खोल के देख तो लें कि कैसा बेटा के लिए इतना बड़ा सम्मान मिला है। इसका बहुत दर्द है। बाकी तो जो कर रही है प्यार से करके जाती, मुझे बोल के जाती कि मैं यहाँ रिश्ता नहीं रखूंगी। वो दुख नहीं होता जितना कि सडनली साइलेंट जो बोलते हैं, ये वर्ड बहुत भारी है। साइलेंट वो एकदम से बंद कर दी हमसे। और जब माँ के साथ गई तो माँ ही बोली कि कुछ दिन मेरे साथ रहेगी, तेरही के अगले दिन वो भी बोली कि कुछ दिन माँ के पास रहूंगी। तो मैं खुश थी। उतना बड़ा उसके पास दर्द था। एक पति खोई थी, माँ से बड़ा दर्द पत्नी को होता है। पर जैसे ये व्यवहार बहुएं कर रही हैं तो माँ का और दर्द बढ़ जाता है। इस बयान के अतिरिक्त कैप्टन अंशुमान के पिता, जो कि सेना से ही सेवानिवृत्त हैं, उन्होंने प्रेस से कई बातें कही। 12 जुलाई को छपी दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक कैप्टन अंशुमान के पिता ने कहा कि उनके पास कीर्ति चक्र की कोई रिसीविंग नहीं है। उनका यह भी कहना है कि उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से आग्रह किया है कि सरकार वीरगति को प्राप्त सैनिकों की पत्नियों के साथ साथ परिवारों का भी ख्याल रखे। इन सारी चीजों के सामने आने के बाद स्मृति के पिता राजेश सैनी ने कहा कि वो सिंह परिवार की टिप्पणियों पर कुछ नहीं कहना चाहते। स्मृति स्वयं इस मामले पर पक्ष रखेंगी। आरोपों के बारे में प्रेस से ही पता चला। ये बात सामने आने के बाद से लोग माता पिता और स्मृति को सही या गलत बताने की जल्दी में है।
ऐसे में ये जान लेना बेहतर होगा कि ऐसे मामले को लेकर फौज के नियम क्या कहते हैं। दी ललन टॉप ने इस मामले पर जानकारी लेने के लिए सेना के एक पूर्व अधिकारी, एक पूर्व आईएएस और कुछ अन्य संबंधित लोगों से बात की है। सब एक बात पर सहमत थे कि सैनिक की मृत्यु के उपरांत सारा व्यवहार, सम्मान, पेंशन वगैरह नेक्स्ट ऑफ किन यानी एनओके के साथ ही किया जाता है। अब ये एनओके क्या होता है? नेक्स्ट ऑफ किन यानी निकटतम संबंधी। आप जानते ही हैं फौज एक रिस्की पेशा है जहां जान जाने का खतरा दूसरे प्रोफेशन से बहुत ज़्यादा है। ट्रेनिंग में जान जा सकती है, एक्सरसाइज में जान जा सकती है, पीस टाइम में जान जा सकती है, रेगुलर मेंटेनेंस में जान जा सकती है, लड़ाई में जान जा सकती है। ऐसे में जैसे ही कोई व्यक्ति फौज में भर्ती होता है तो उसका नेक्स्ट ऑफ किन दर्ज कर लिया जाता है ताकि अगर अनहोनी होती है तो उस स्थिति में परिवार को हक उसका मिले। नए रिक्रूट्स को इस संबंध में काउंसिल भी किया जाता है फौज में। भर्ती के समय अविवाहित अनमैरिड लोगों के लिए उनके माता पिता नेक्स्ट ऑफ किन बनते हैं। किसी परिस्थिति में अगर माता पिता न हो तो लीगल गार्डियन जो भी होंगे सैनिक के, उन्हें एनओके बनाया जाएगा। जैसा हमने पहले बताया, सेना में भर्ती किसी व्यक्ति की यदि मृत्यु हो जाती है तो संवाद एनओके से होगा। शादीशुदा सैनिकों को अविवाहित सैनिकों से चूंकि अतिरिक्त भत्ते एवं लाभ मिलते हैं तो शादी होने पर सैनिक तत्परता से अपने पति या पत्नी का नाम रिकॉर्ड में दर्ज करा देते हैं। अगर पुरुष सैनिक होंगे तो पत्नी का नाम सर्विस बुक में लगवाएंगे, अगर महिला सैनिक हैं तो पति का नाम सर्विस बुक में दर्ज होगा और इसी के साथ एनओके अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज होता है और यहाँ स्पाउस का नाम आ जाता है। पुरुष सैनिकों की पत्नियों का नाम आएगा और महिला सैनिकों के पतियों का नाम आएगा। इसके बाद अगर व्यक्ति को सेना में ड्यूटी के दौरान कुछ हो जाता है तो मरणोपरांत मिलने वाली सुविधाएं या जो बाकी चीजें होंगी वो नेक्स्ट ऑफ किन को जाएंगी, पत्नी को या पति को। सेना के किसी शादीशुदा व्यक्ति के मरणोपरांत उनके इंश्योरेंस और पेंशन का कम से कम 67% 66.66 2/3 उनके एनओके यानी पत्नी को मिलता है। बाकी 33% के लिए व्यक्ति अपने विवेक के अनुसार किसी और को नॉमिनी बना सकता है। व्यक्ति अगर चाहे तो अपनी पत्नी को 67% से ज्यादा का भी उत्तराधिकारी बना सकता है। महिला सैनिक है तो अपने पति को 67% से ज्यादा का उत्तराधिकारी बना सकता है, लेकिन इससे कम नहीं बना सकता। सम्मान को लेकर भी एनओके का ही सिद्धांत काम करता है। अविवाहित सैनिक को मरणोपरांत मिलने वाला सम्मान या मेडल वगैरह माता पिता को सौंपा जाता है। विवाहित सैनिकों के मामले में सम्मान पति या पत्नी को सौंपा जाता है। हालांकि समारोह में माता पिता को भी आमंत्रित किया जाता है। कैप्टन अंशुमान के मामले में जो कुछ हो रहा है उस एक इशू पर रखवाले टिप्पणी नहीं करना चाहता है। ये एक फैमिली मैटर है जिसे दोनों पक्ष अपने स्तर पर डील करेंगे, लेकिन इस मामले के प्रकाश में आने से एक बड़ा जेन्युइन विषय सामने आया है जिस पर कम चर्चा हो पाती है। हम अपने अध्ययन से जानते हैं कि फौज में सैनिक की मृत्यु के बाद कई बार असहज स्थिति बनती है। दोनों तरह के केसेस हम जानते हैं। कुछ मामलों में ऐसा हुआ है जब सैनिक की मृत्यु के बाद सारा लाभ पत्नी को मिल गया और माता पिता असहाय छूट गए बड़े गरीब स्थिति में। ऐसे मामले भी देखने को मिले हैं जहां परिवारों ने मुआवजा हथिया लेकर किसी तरह और बहू को घर से बाहर निकाला है। ऐसे उदाहरण हमारे पास में है विथ नेम्स, लेकिन हम उनका उल्लेख यहाँ नहीं कर रहे हैं ताकि परिवारों की तकलीफ न बढ़े। इस तरह की स्थितियों में नियम को लेकर बारीक जानकारी हमें मेजर नवदीप सिंह रिटायर्ड के ट्विटर थ्रेड पर भी मिली। मेजर नवदीप सेना में रहे हैं और अब हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। मेजर नवदीप ने जो थ्रेड लिखा है उसके मुताबिक ये 18 जुलाई 2020 को पब्लिश हुआ था ट्विटर पे, अब नाम एक्स है। वो लिखते हैं, आम पेंशन पत्नी को मिलती है जो कि एनओके होती है, लेकिन ऐसे मामले जहां सेवा में रहते हुए सैनिक की मृत्यु हो वहां पेंशन पत्नी और माता पिता के बीच बट सकती है। अगर माता पिता के पास गुजारे का कोई साधन न हो, ऐसे मामलों में तथ्यों की जांच की जाती है, उसके बाद ये होता है। लेकिन ग्रुप इंश्योरेंस नॉमिनेशन के आधार पर ही दिया जाता है, यानी यहां एनओके का सिद्धांत काम आता है। अगर सैनिक ने अपने जीवित रहते कोई वसीयत बनाई हो, उस स्थिति में माता पिता को भी कुछ हिस्सा दिया जा सकता है। एक और बात है, अगर वीर नारी दोबारा शादी करे तब भी पेंशन जारी रहती है, यानी कि जो पेंशन है वो रीमैरिज से अफेक्ट नहीं होती है। लेकिन नियमों में ऐसे प्रावधान हैं कि इसके चलते बच्चों या अन्य आश्रितों का नुकसान न हो, इनबिल्ट प्रोविजन होते हैं। अभी हमने जितनी बातें आपको बताई वो सब रक्षा मंत्रालय से मिलने वाली पेंशन, आर्थिक सहायता, इंश्योरेंस और सम्मान पे लागू होती हैं। ड्यूटी पर प्राण देने वाले सैनिकों के परिजनों को कई बार राज्य सरकारें भी आर्थिक मदद देती हैं। कुछ सूबों में केस बाय केस मदद दी जाती है एक्स ग्रेशिया, तो कुछ सूबों में इसके लिए एक ऑफिशियल पॉलिसी है। हम कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे रहे हैं, सारे स्टेट्स का नहीं दे पाएंगे। राज्य सरकारों से मिलने वाली मदद मिलती है कई जगह, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा का एग्जाम्पल है।
मरणोपरांत जो आर्थिक सहायता मिलती है, तीनों स्टेट्स में अलग रूल्स है। मध्य प्रदेश में जो भाजपा सरकार है उसने पिछले महीने रूल बनाया। इसके मुताबिक शहादत के बाद राज्य सरकार की ओर से मिलने वाले आर्थिक सहयोग को माता पिता और पत्नी में 50-50 स्प्लिट किया जाता है। जून 2022 में यूपी सरकार ने इस बारे में फैसला लिया था। राज्य में शहीद के आश्रितों को 50 लाख रुपए दिए जाते हैं और नियम के मुताबिक राज्य सरकार की ओर से 35 लाख रुपए जाते हैं मरणोपरांत सैनिक की पत्नी को या सैनिक के पति को और 15 लाख रुपए जाते हैं माता पिता को। हरियाणा में 70% अनुग्रह राशि पत्नी को या पति एनओके को जाती है और 30% राशि माता पिता को जाती है। इन मामलों में अगर शहीद के माता पिता नहीं है, उनकी मृत्यु हो गई है, तो पूरी सहायता राशि पत्नी को चली जाएगी या एनओके अगर पति हैं तो उनको चली जाएगी। तो ये था इस हफ्ते का रखवाले, जिसमें हमने एनओके को लेकर जानकारी में कुछ इजाफा करने का प्रयास किया। हम इस बात को समझते हैं कि सेना में पेंशन और जो दूसरे नियम हैं काफ़ी जटिल हैं। इसलिए ऐसे स्थितियों में जैसी हम इन दिनों देख रहे हैं कैप्टन अंशुमान के केस में, अगर नियमों को समझने में या आपको बताने में हमसे कोई चूक हुई है तो सुधार के लिए ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। हम अगले एपिसोड में भूल सुधारने की कोशिश करेंगे। ये एपिसोड आपको कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इस एपिसोड को आपके सामने प्रस्तुत करने में हमारी मदद रवि सुमन ने की थी और जतिन ने इसे रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। जय हिंद।